नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी? मैं कल्पना कर रहा हूँ कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी बहुत बेहतर चल रही होगी। तो जैसा कि साथियों आपके सामने आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, वो है भारत में राष्ट्रवाद। मतलब हमने अपने देश में राष्ट्रवाद को पैदा कैसे किया। जैसा कि साथियों आज हम बात करेंगे जो 1910 के दशक के बाद की बात करेंगे और अमूमन हमारा विचार मुख्य तरीके से अगर मैं बात कहूँ तो हम एनसीईआरटी की बात करते चले जा रहे हैं, तो हम एनसीईआरटी तक ही लगभग सीमित रहेंगे और कुछ बाहरी बातें होंगी, उनके बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। लेकिन मुख्य आज हमारा जो फ़ोकस रहेगा वो केवल और केवल एनसीईआरटी पर ही रहेगा। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है, उसके साथ ही हम आज अपने इस एपिसोड में ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत लंबा हो भी जाए तो भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा, देखिएगा 1 बार, 2 बार और समझने का प्रयास करिएगा। आज हम अपने इस एपिसोड में बात करेंगे साथियों, एक तो 1915 में महात्मा गांधी का हिंदुस्तान में आगमन, स्वदेश लौटना, उनके साथ ही उनके द्वारा रचित हिंद स्वराज बुक 1909 में लिखी गई और उनमें असहयोग के जो उनके विचार थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही बापू के जो प्रारंभिक जो आंदोलन है, जिसमें शुरुआती जो एक छोटे क्षेत्र के आंदोलन है, हम मैं कह सकता हूँ ग्रामीण क्षेत्रों में या कहने एक तो देश होता है, एक राज्य होता है, एक जिला होता है, एक छोटे गाँव होते हैं, मतलब देहात या जिलों के छोटे-छोटे आंदोलन चलाए गए, जैसा कि हम पढ़ते आते हैं कि चंपारण था, ऐसे ही प्रकार खेड़ा है गुजरात का, उसी प्रकार अहमदाबाद बिहार है। हम थोड़े बहुत इनके बारे में बात करेंगे और इसके साथ ही थोड़ा-सा खिलाफत को साथ लेंगे कि भई गांधी के अनुसार हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुस्तान के लिए क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, उनके क्या विचार थे। और इनके साथ ही एक और चीज़ पढ़ेंगे हम, वो असहयोग आंदोलन का प्रभाव, असहयोग आंदोलन का गाँवों में प्रभाव क्या था, देहात में, शहरों में क्या था और बागानों में किस तरीके से असहयोग आंदोलन बढ़ रहा था। क्या सभी असहयोग आंदोलन जो नेता असहयोग में कूद पड़े थे, जो व्यक्ति असहयोग में भाग ले रहे थे, उन सब का एक ही अर्थ था कि अंग्रेज़ों को बाहर निकालना, स्वराज की प्राप्ति करना। नहीं साथियों, कुछ परिवर्तन था, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे और अंत में हम एक छोटी-सी बात करते हुए हम आज के अपने एपिसोड को समाप्त कर देंगे और वो छोटी-सी बात है अपने कि 5 फरवरी 1922 चौरा-चौरी कांड, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, चौरी-चौरा कांड। बस और यहीं से हमारा असहयोग आंदोलन भी लगभग स्थगित की ओर चला जाता है और फरवरी लमसम आते-आते 9, 10, 11 फरवरी के आसपास महात्मा गांधी भी असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा भी कर देते हैं। तो चलिए साथियों, चलते हैं। जैसा कि साथियों शब्द लिखा है कि भारत में राष्ट्रवाद। सबसे पहले हम समझेंगे कि राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद मैं अगर यूँ कह दूँ कि देश के प्रति प्रेम की भावना, देश के प्रति एकनिष्ठता की भावना, देश के प्रति जागृति, देश के प्रति लोकप्रियता की भावना, देश को ऊपर उठाने की भावना, देश देश के लिए सब कुछ करने की भावना। उसमें मतलब मैं ये कह दूँ कि जैसे कि देश में कुछ बुराइयाँ हैं, तो उन बुराइयों को समाप्त करके उन देश को अच्छाइयों के साथ आगे बढ़ाना भी एक प्रकार का राष्ट्रवाद है। ये एक प्रकार का नेशनलिज़्म है। तो हिंदुस्तान में राष्ट्रवाद के उदय में लोगों को किस प्रकार संगठित किया जाए, लोगों को किस तरीके से एकत्रित किया जाए, जिनसे कि लोगों में राष्ट्रवाद की चेतना पैदा हो। हम ये भी पढ़ते आ रहे हैं कि किताबों ने, पुस्तकों ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है राष्ट्रवाद को लेकर। हम ये भी पढ़ते आ रहे हैं कि जिस प्रकार विश्व में किस प्रकार धार्मिक सुधार आंदोलन, किस प्रकार विश्व में जो मुद्रण क्रांति आई, मतलब ये भी पढ़ते हैं। उसी प्रकार हम ये भी पढ़ते हैं पुनर्जागरण किस प्रकार आया और धीरे-धीरे पुनर्जागरण के बाद धार्मिक सुधार, धर्म सुधार आंदोलन चले और उनके बाद प्रबोधन युग आया। हम ऐसा पढ़ते हैं कि कहीं न कहीं पुनर्जागरण इटली से शुरू होता है और धार्मिक आंदोलन या धर्म आंदोलन जर्मनी से शुरू होते हैं और फिर इन चीज़ों को मिलाकर धीरे-धीरे प्रबोधन युग आता है, वो आता है अपने फ्रांस से। तो मेरा कहने का यह तात्पर्य है कि धीरे-धीरे मुद्रण का ज्यों ही आविष्कार हुआ, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा कि मुद्रण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और उसकी कितनी भूमिका है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि व्यक्ति के जीवन का एक पड़ाव है मुद्रण, ये पुस्तक है।
जब तक व्यक्ति के जीवन में किताबें नहीं है तब तक व्यक्ति इन इस संसार से आधा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और जैसा कि तमिल महिला कहती भी है, बहुतेरे कारणों से हमारी जिंदगी छोटी है, लेकिन इन किताबों के कारण हमें बहुत सारी खुशियां मिली। हम ऐसी पंक्तियों को या इन चीजों को देखते हैं तब हमें लगता है कि हाँ, इनकी कितनी महत्ता रही होगी और आज भी इनकी कितनी महत्ता है। हम कल्पना कर सकते हैं कि अगर आज हमारे पास किताबें नहीं होती तो हम आज से 2000 या 3000 वर्ष पहले का इतिहास उठाकर नहीं देख पाते। हम एक एक जगह पर जाना हमारे लिए संभव नहीं है। हम आज एक जगह पर बैठे हैं, एक स्थान पर बैठे हैं और एक स्थान पर और एक जगह पर बैठकर हम हजारों और लाखों किलोमीटर की खबरों को पढ़ लेते हैं और यहाँ तक कि आज की घटना को भी पढ़ते हैं तो आज से 1000 साल पहले क्या हुआ था उस घटना को भी पढ़ते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसमें इतिहासकार एक दूसरे के इतिहासकारों के मत अलग है, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब ज्ञान हमें किताबों ने दिया। इसलिए किताबें हम सबके लिए महत्वपूर्ण है और किताबों के साथ-साथ इन किताबों को संगठित करने वाला व्यक्ति, इन किताबों में अच्छे विचार लिखने वाला व्यक्ति भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम ज़रूर कभी न कभी धर्म सुधार आंदोलन की बात करते हैं तो मार्टिन लूथर का नाम हमारे सामने सबसे पहले आता है। हम हिंदुस्तान में पुनर्जागरण की बात करते हैं तो राजा राममोहन राय का नाम भी हमारे होठों पर आता है। इसी प्रकार हम हिंदुस्तान में धर्म सुधार की बात करते हैं तो राजा राममोहन राय के नाम के साथ-साथ हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम लेते हैं, हम स्वामी विवेकानंद का नाम लेते हैं। मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ न कुछ अच्छी कार्य किए। अब हम बात कर रहे हैं वो 1910 के दशक के बाद की कर रहे हैं। अब हिंदुस्तान में एक ऐसे व्यक्ति का प्रादुर्भाव होगा या ऐसे व्यक्ति का आगमन होगा, जो व्यक्ति है हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तानी व्यक्ति है, गुजराती है। 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ पोरबंदर के गुजरात में पोरबंदर नामक स्थान पर जन्मा, माता पुतलीबाई की कोख से। और वो इतना महान व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं, इससे पहले दक्षिण अफ्रीका था। वहां पर उन्होंने नस्ल भेद की जो कुरीति थी, जो भेदभाव था, उनको समाप्त करके, उनको हटाकर, उनको नष्ट करके वहां एक अच्छा अश्वेत लोगों को एक समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिलाकर 1915 में हिंदुस्तान प्रवेश करता है और उसके बाद की कहानी आज हम देखेंगे। लेकिन इसी बीच हिंदुस्तान भी महा प्रथम मतलब मैं महाघातक युद्ध कह सकता हूँ या प्रथम विश्व युद्ध कह सकता हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सम्मिलित था। उस समय की घटना है जिस समय पूरी दुनिया प्रथम विश्व युद्ध से जूझ रही थी। उस समय हिंदुस्तान में कहीं न कहीं एक ऐसे व्यक्ति के प्रादुर्भाव के कारण, एक ऐसे व्यक्ति के आगमन के कारण हिंदुस्तान में राष्ट्रव्यापी आंदोलनों की बात होने लग गई थी। हिंदुस्तान में उपनिवेशवाद को समाप्त करने की बात हुई और वही व्यक्ति महात्मा गांधी है। ये हमारी विडंबना है साथियों कि हम किसी न किसी कारणवश हम एक दूसरों के कहने पर किसी भी व्यक्ति के जीवन की संपूर्ण गाथा को जाने बिना किसी एक दूसरे को गलत ठहराते हैं। हम उनकी अच्छाइयों को भूलकर उनकी एकाध गलती को लेकर हम आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए उनकी सभी अच्छाइयों पर मतलब पानी फेर देते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। ये हम ऐसा क्यों करते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जिसकी विदेशों में प्रशंसा होती है कि एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अहिंसा के बल पर केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, दुनिया के हर एक क्षेत्र, हर एक व्यक्ति को जगाने का प्रयास किया। इसीलिए तो उनके जन्मदिवस के ऊपर जन्मदिवस पर 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर भी मनाया जा रहा है। ये अहिंसा कितनी महत्वपूर्ण है, जैसा कि सर्वपल्ली गोपाल अपनी पुस्तक में बताते हैं 6 जनवरी 1920 की घटना बताते हैं। 2021 की घटना है, बहुत अच्छा लिखते हैं। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू उनकी जीवनी के बारे में लिखा था। क्या लिखा था ये सुनिएगा। बड़ा महत्वपूर्ण कथन है उनका, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं कि जवाहरलाल नेहरू किसानों के आंदोलन में जा रहे थे लेकिन पुलिस की भीड़ ने उन्हें रोक लिया, जाने नहीं दिया। वहां उनके साथ किसान भी
एकत्रित थे और भी सामान्य लोग थे, उन्हें बहुत क्रोध आया कि ऐसा कैसे हो गया। उन्हें अचानक क्रोध आया और उन्होंने उन लोगों को पुलिस के बारे में, मतलब क्रोध हर एक व्यक्ति को आता है, मैं ये नहीं कहता क्रोध किसी को नहीं आता, और क्रोध जहां जायज हो वहां आना भी चाहिए, लेकिन जहां जायज नहीं हो वहां नहीं आना चाहिए। और यहाँ एक ऐसी बात थी कि एक नेता को या एक किसानों के चहेते चेहरे को किसानों के बीच में नहीं जाने दिया जा रहा, क्योंकि वहां एक पुलिस कर्मियों के द्वारा ही एक भीड़ पर गोलियां चलाई गई थी, उस घटना की जांच के लिए जा रहे थे, उन्हें रोक लिया गया। उन्हें अचानक क्षण भर के लिए क्रोध आया, लेकिन उन्होंने उसी समय उनके मन में एक ऐसे महान व्यक्ति की याद आई। अब उन्होंने महान व्यक्ति लिखा, मुझे लगता है कि महान व्यक्ति महात्मा गांधी है। उसी समय उन्हें एक महान व्यक्ति की याद आई और उन्होंने लगा कि मैं अहिंसा का अहिंसा के परम पुजारी का अनुयायी हूं, मैं उनकी बात करता हूं, मैं अहिंसा की बात करता हूं, तो मेरे मन में ये क्षण भर हिंसक क्रांति की ज्वाला कैसे उठ पैदा हो गई। और उनके बाद ये भी लिखते हैं कि कुछ समय बाद मैंने सोचा, क्षण भर के लिए रुका और मुझे समझ में आया कि जो कार्य अहिंसा हिंसा नहीं कर सकती वो कार्य अहिंसा कर सकती है। और उनके बाद उन्होंने शांतिपूर्वक उस पुलिस की जो समूह था या पुलिस दल था तैनात था, उनसे बात की उन्होंने, और उन दोनों के मध्य समझौता हो गया। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब है कि अहिंसा वो गुण है कि जहां शस्त्र कुछ नहीं कर सकते, जहां अस्त्र कुछ नहीं कर सकते, वहां केवल और केवल अहिंसा अपना काम कर सकती है, अहिंसा हमें सफल बना सकती है। हाँ, हम ये बड़े गर्व से बात करते हैं कि हमारे देश में ही जैन आए और जैनों ने ही अहिंसा परमो धर्म जैसे महान मूल मंत्र का उत्थान किया, लेकिन उसको अपनाने वाला तो भी तो कोई होना चाहिए, और वो अपनाया महात्मा गांधी ने। अब बात करते हैं गांधी कब लौटे देश। 9 जनवरी 1915 दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। कौन? महात्मा गांधी। ठीक है, और इसी दिन को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? भारतीय प्रवासी दिवस। अब 9 जनवरी 1915 को आए और यहां आते ही इनके एक राजनीतिक गुरु मिले, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम है राजनीतिक गुरु, और राजनीतिक गुरु का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, क्या नाम है? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत की यात्रा की। संपूर्ण भारत की किसने की? महात्मा गांधी ने। संपूर्ण भारत की यात्रा महात्मा गांधी ने की। द्वारा की गई। 1916 में ये कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में सम्मिलित होते हैं, और यहां मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस का विभाजन था वो भी एक साथ, मतलब कांग्रेस के जो 1907 के सूरत अधिवेशन में जो विभाजन हुआ था वो भी वापस कांग्रेस संगठित हो रही है, और कहीं न कहीं मुस्लिम लीग का भी साथ हो रहा है, यहाँ साथ मुस्लिम लीग भी साथ दे रही है कांग्रेस। और इसके साथ मोहम्मद अली जिन्ना जैसे व्यक्ति है या नेता है, जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा नेता है, ये भी कांग्रेस के धीरे धीरे कांग्रेस की ओर आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन वजह कौन? महात्मा गांधी। किन की वजह से? महात्मा गांधी की वजह से। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान की यात्रा की और देखा, प्रारंभ में महात्मा गांधी कुछ बातों से अंग्रेजों से सहमत थे, लेकिन
बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद और रोलट एक्ट जो ही आया, उनके बाद गांधी को पता चला कि हम इतने दिन इनको सहयोग ऐसे ही कर रहे थे। तभी गांधी के मन में आया कि हमें संपूर्ण भारत में असहयोग जैसा आंदोलन चलाना चाहिए, जिससे कि हिंदुस्तान आजाद हो सकता है, हम 1 वर्ष के भीतर भीतर आजादी दिला सकते हैं। लेकिन बीच की बात, अब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय जनता भी साथ में है, भारतीय सेना भी अंग्रेजों का साथ दे रही है, उपनिवेश के जरिए ब्रिटिश इंडिया, भारत वहां ब्रिटिश इंडिया का कार्य कर रहा है और भारत से सैनिक जा रहे हैं, अंग्रेजों ने कुछ लालच दिए और जो ही प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उस समय सैन्य जो वस्तुएं हैं उनकी मांग बढ़ी, ज्यादा से ज्यादा मांग बढ़ी। एक बार लगा गुणवत्ता ठीक है, अच्छी चल रही है, मांग बढ़ी तो धीरे धीरे वर्दी भी होने लगी, खर्चा आया बहुत ज्यादा, तो खर्चा आने के कारण अंग्रेजों ने क्या कर दिया, टैक्स बहुत ज्यादा से ज्यादा कर बढ़ा दिए, जिससे कि किसानों की हालत बहुत खराब हो गई। किसान भी आखिरकार परेशान थे और यहाँ तक कि जिस समय भारतीय किसानों को या भारतीय मुसलमानों को अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध की सेना में सम्मिलित किया अपनी ओर से, तो उस समय उन्हें कहा था कि हम आपके खलीफा के पद को सुरक्षित रखेंगे, लेकिन तुर्की साम्राज्य हार गया था, अंग्रेजों के सामने उसने घुटने टेके थे, मतलब प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हो गई और जिसके कारण अंग्रेजों ने तुर्की के सम्राट मतलब खलीफा जो मुसलमानों का सबसे बड़ा आध्यात्मिक नेता है, उनको उनके ऊपर दबाव देकर एक उनके ऊपर सख्त कानूनी क्या की गई, संधि की गई उनके साथ, और जिसके कारण भारतीय मुसलमानों को लगा कि क्या पता अंग्रेज कुछ गलत कर दे और अंग्रेज हमारे खलीफा के पद को मतलब समाप्त कर दे। हालांकि इनका परिणाम वो नहीं निकला जो भारतीय चाहते थे, आखिरकार खलीफा से मिलने भी गए भारतीय, तो भारतीय मुसलमान, तो उन्हें मिलने भी नहीं दिया गया, कुछ कुछ किताबें ऐसा भी बताती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे श्रेष्ठ आध्यात्मिक पद को सुरक्षित रखने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ कदम उठाए और ये महात्मा गांधी की ओर से सबसे बेहतरीन चीज थी, सबसे बेहतरीन निर्णय था कि हमें ऐसा ही करना चाहिए। अब हमें मुसलमान और हिंदुओं को क्या कर लेना चाहिए, एक ये हमारे पास मौका है और उन्होंने इन मौके का फायदा उठाया भी था। इससे पहले महात्मा गांधी की छोटी छोटी बातें हम पढ़ते हैं और वो कौन कौन सी बातें हैं देखिएगा। अब देखो इसके बाद क्या हुआ, 1917 में अपने बिहार बिहार का चंपारण, 1917 में बिहार चंपारण, चंपारण बिहार का क्षेत्र है, वहां पर किसानों ने क्या किया, मतलब अंग्रेजों ने किसानों पर ज्यादा से ज्यादा कर लगाए। त्रिकठिया पद्धति नाम सुना होगा आपने, नील की खेती को लेकर विवाद हुआ, किसानों और नील को विवाद, नील की खेती को लेकर, नील की खेती को लेकर विवाद। राजकुमार शुक्ला है गांधी से मिलने के लिए, गांधी 1917 में गए और उन्होंने वहां जाकर वहां की स्थिति को देखा, वहां के कानूनों को ठीक ढंग से पढ़ा और देखा कि वाकई अंग्रेज सरकार किसानों पर क्या कर रही है, अत्याचार कर रही है। तो गांधी जी वहां किसानों के पक्ष में हो गए और आखिरकार अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा और जो नील की खेती को लेकर जो उन्होंने जो कर बढ़ाए थे, उन्होंने जो कर की दरें बढ़ाई थी, उनको आखिरकार अंग्रेजी सरकार को कम करना पड़ा। ये गांधी का पहला आंदोलन था, चंपारण किसान आंदोलन, जिसमें गांधी जी, भारत का पहला आंदोलन जिसमें गांधी जी विजय प्राप्त हुए। ये एक तो 1917 वाला। मैं दूसरी बात करूं 1917 में, ये कुछ किताबों में 1918 लिखा होगा, 1917 में खेड़ा गुजरात, खेड़ा गुजरात 1917 में खेड़ा गुजरात में भी किसानों का आंदोलन हुआ, इसमें भी महात्मा गांधी ने सहयोग किया किसानों का। और आंदोलन होने के कारण क्या थे, क्या रीजन था आंदोलन का, आंदोलन का कारण था एक तो प्लेग महामारी, 1919 1917 18 19 में प्लेग महामारी फैल गई थी, जैसे या फ्लू जैसी महामारियां भी फैल गई थी, जिसके कारण दिक्कत आ गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जनसंख्या का स्तर घट गया था एक बार, मतलब हम कभी कभार पढ़ते हैं या इकोनॉमी सर्वे पढ़ते हैं या फिर हम जनगणना पढ़ते हैं, तो उसमें 1911 से 1921 तक के जो 10 वर्ष है, जो दशक है, उसमें जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई बल्कि उसमें जनसंख्या घटी थी, जनसंख्या कम हो गई, लाखों लोग मारे गए, 80-90 लाख लोग मारे गए थे उस समय, मतलब इतना फ्लू ने या महामारी ने अपना प्रभाव दिखाया था।
तो एक तो फ्लू के कारण और दूसरा था फसलें खराब हो गई। कारण क्या थे? कारण फसलों का खराब होना और प्लेग बीमारी। इनके कारण किसान क्या कर रहे थे? एक और तो फसलें खराब हो गई, दूसरी और प्लेग की बीमारी फैल गई। अब जो फसलें खराब हो गई, किसान टैक्स दें किसका, कर दें किसका? क्योंकि उनके पास जो भी फसलें थी वो नष्ट हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी अंग्रेजों ने कर लेना, कर मुक्त नहीं किया, कर कम नहीं किया, उनकी कर की दरें बढ़ाई, कम नहीं की बल्कि बढ़ाई गई। तो खेड़ा के किसानों ने गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि बापूजी आ जाओ हमारे साथ। तो महात्मा गांधी बकायदा वहां गए और उन्होंने वहां के हाल को देखा। तो उन्होंने अंग्रेजों को और कहा कि भाई आप ये गलत कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो। अभी भी गांधी जी अंग्रेजों के कुछ बातों के पक्षधर हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 1917 में खेड़ा गुजरात का आंदोलन भी, ये कहा जाता है 1918 में ये आंदोलन पूरा हो गया। एनसीईआरटी 1917 बताती है, 10th की एनसीईआरटी। तो कहने का मतलब इसमें भी किसानों की जीत होती है, गांधी के पक्ष में निर्णय आता है। और एक सबसे अंतिम बात, 1918 में अहमदाबाद, ये भी गुजरात, अहमदाबाद, और अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात। ये कब? 1918 में। कहा जाता है इसका फाइनल जो 1919 में आया था,